हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना चैप्टर नंबर 2। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु होता क्या है। तो डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने कहा कि परमाणु किसी भी वस्तु का या तत्व का वह सबसे छोटा भाग होता है जिसको और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग जिसको और भी ज़्यादा ना तोड़ा जा सके, मतलब और भी ज़्यादा विभाजित ना किया जा सके, उसको हम परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने बस इतना बताया कि परमाणु सबसे छोटा भाग होता है किसी तत्व का या किसी यौगिक का या पदार्थ का। लेकिन कुछ प्रयोग होने के बाद ये पता चला कि जो परमाणु होगा वो 3 और कणों से मिलकर बना होता है। 3 अस्थायी कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और भी अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है। मेसान है, बोसान है, ग्रेविटॉन है, न्यूट्रिनो है, ये सब अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी पदार्थ का या तत्व का वह छोटा भाग होता है जिसको और भी ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब वो अविभाज्य होता है, और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्रतापूर्वक भाग ले सकता है। लेकिन कुछ प्रयोगों से फिर ये सिद्ध हुआ कि परमाणु में 3 अस्थायी कण भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और कुछ अस्थायी कण भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अस्थायी कण कौन कौन से होंगे। अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अस्थायी कण इसमें होते हैं मेसान, बोसान, ग्रेविटॉन, न्यूट्रिनो आदि। तो ये सब परमाणु, इसी से परमाणु मिलकर बना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो परमाणु का आकार होगा वो किस तरह से होगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो फिर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने ही शुरुआत की थी परमाणु की संरचना बनाने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की तो क्या बताया था थॉम्सन ने कि जो परमाणु होता है वो एक अति सूक्ष्म गोलाकार, ठीक है, अति सूक्ष्म गोलाकार कण होता है। इन्होंने इस नियम को 1904 ईस्वी में दिया था। 1904 ईस्वी में जे थॉम्सन ने परमाणु मॉडल दिया था कि जो परमाणु होगा वो अति सूक्ष्म गोलाकार होता है, जिसका जो आवेश होता है समस्त धन आवेश वो उसके अंदर स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें चारों तरफ फैले हुए होते हैं। इसको अगर हम डॉटेड को इलेक्ट्रॉन दिखा दें, ये प्रोटॉन है, ये सब ये, और इसमें डॉटेड से जो दिखा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले हुए होते हैं। इस नियम को थॉम्सन ने दिया था। ये प्रोटॉन है और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा समझो कि सब तरबूज है, तरबूज में जो ये क्या होते हैं, जो बीज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तरबूज में जो पड़े हुए होते हैं काले काले बीज, वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं, और जो रेड कलर का होता है वो प्रोटॉन होता है। इसका मतलब कि इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, परमाणु का तरबूज मॉडल। तो थॉम्सन ने दिया था कि ये एक तरबूज की तरह होता है जिसका समस्त धनावेश उसके अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें चारों तरफ गति करते रहते हैं। लेकिन ये नियम फिर आगे जा कर के फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया तो सभी कण को ऐसे सीरियल में रखा, ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा कण की बौछार कराई इस पर। तो अल्फ़ा कण की जब इस पार्टिकल पर बौछार हुई एटम पर, तो क्या देखा कि कुछ किरणें जो थी वो सीधी निकल जा रही थी। लेकिन होना क्या चाहिए था कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब है तो ये किरणें वापस हो जानी चाहिए थी,
लेकिन ये किरणें, ज़्यादातर किरणें सब आगे निकल गई थी, इसलिए ये मॉडल यहाँ पे फेल हो जाता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना एक नया मॉडल दिया, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। तो उस मॉडल को देखेंगे हम लोग। फिर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब जब थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, या फिर कहते हैं परमाणु नाभिक की खोज। यहाँ से नाभिक की खोज हुई कि परमाणु में एक नाभिक भी होता है, छोटा सा नाभिक, जिसमें उसमें क्या होता है कि समस्त धनावेश होता है, मतलब प्रोटॉन होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, एक पतली चद्दर ली, मतलब इतना पतला लिया कि उसको और भी पतला नहीं किया जा सकता, खूब पतली सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फ़ा कण की बौछार कराई। तो अल्फ़ा कण की यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे कोई परमाणु लिया, तो इस परमाणु पर इन्होंने एक अल्फ़ा कण की बौछार कराई, ठीक है। तो क्या देखा इन्होंने कि जो अल्फ़ा किरणें हैं कुछ तो एकदम से सीधी रेखा में निकल जा रही हैं, ये से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परमाणु होगा उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। अल्फ़ा किरणें जब यहाँ से निकलती हैं, अल्फ़ा किरणों की बौछार कराई गई इस परमाणु पर, तो अधिकांश किरणें एकदम सीधी रेखा में बिना कुछ मुड़े सीधे निकल जाती हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर देखा कि कुछ किरणें ऐसी थीं जो कुछ दिशा में विक्षेपित हो जा रही थीं, मतलब घूम जा रही थीं इधर उधर ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस परमाणु में कहीं ना कहीं बीच में कोई प्लस चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फ़ा कण क्या होता है, अल्फ़ा कण भी प्लस चार्ज वाला ही होता है। तो ये प्लस चार्ज, इससे क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब दूर भागेगा। तो कुछ किरणें क्या थी कि कुछ दिशा में विक्षेपित हो जा रही थी 90 डिग्री पे या और ज़्यादा। तो इससे क्या पता चला कि उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्लस चार्ज है। फिर क्या देखा कि एक या दो किरणें वापस जाकर टकरा के फिर उसी दिशा में वापस चली आ रही हैं। इसका मतलब कि इसके परमाणु में बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उसका पूरा द्रव्यमान होता है। तो उस पूरे द्रव्यमान को इन्होंने कहा कि इसके मिडिल पार्ट में एक छोटा सा पार्ट है जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, नाभिक। तो इसी को कहा जाता है नाभिक। तो इसमें हमने 3 बातें बताई परमाणु नाभिक की खोज में, कि जब रदरफोर्ड ने किसी परमाणु पे एक पतली परमाणु की चद्दर ली, उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार कराई, तो क्या देखा कि कुछ किरणें सीधी दिशा में निकल जा रही है, मतलब बिना विक्षेपित हुए निकल जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। फिर क्या देखा कि कुछ किरणें ऐसी थी जो कुछ दिशा में विक्षेपित हो जा रही थी कुछ कोण पे। तो इसका मतलब कि उस परमाणु में कहीं ना कहीं एक जगह पर कुछ चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, जिसकी वजह से वो विक्षेपित हो जा रही थी। और कुछ किरण, लगभग 20,000 किरण में से एक किरण सीधे जाके वापस उसी दिशा में चली आ रही थी। इसका मतलब कि परमाणु में जितना द्रव्यमान है वो सब द्रव्यमान एक छोटी सी जगह में स्थित होता है। उस जगह को इन्होंने नाम दिया नाभिक, ठीक है। तो परमाणु का ये नाभिक है और यहीं से नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड ने इस नाभिक की खोज की है। तो इसमें आप लोग ये 3-4 पॉइंट आराम से लिख लेंगे। फिर अगला हम लोग देखेंगे अल्फ़ा कण क्या होता है, अल्फ़ा कण के बारे में। तो उससे पहले आप लोग इसको चाहें तो नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं।